सबको, सारे बैच के बच्चों को हैप्पी टीचर्स डे। मेरे शिक्षकगण, वरिष्ठगण और कलीग्स, जूनियर्स सभी को शिक्षक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों ने थोड़ी देर पहले कहा था मुझे कि मैडम आपके एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर कर देना तो हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो मैंने कहा भाई वैसे तो पूरा क्लास खत्म हो जाएगा एक्सपीरियंस शेयर करना मतलब बचपन से लेकर अभी तक जो जो सीख मिली है। और हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में कितने बार कितने सारे शिक्षक बन के आते हैं लोग। बचपन में कौन होते हैं? सबको अभी जैसे सब लोगों ने बोला है तो सबको ही पता है। बचपन में माँ बाप, फिर हम स्कूल जाते हैं तो हमारे गुरु, हम जब रास्ते में चलते फिरते इधर उधर घूमते रहते हैं तब हमें कौन ज्ञान की बातें बताता है? हमारे दोस्त लोग। और उसके अलावा अभी जो इन सब में टीचर्स का नाम नहीं लिया है वो हमारे कौन से वाले वो थे? हाँ, जो डिजिटल जितना भी हमने मूवीज में बहुत सारी चीजें तो हम डायलॉग पे डायलॉग मारते रहते हैं। कहाँ से मारते हैं? मूवीज से सीखते हैं, वहां से। फिर हमारे YouTube पे अभी फिटनेस के जितने भी ट्रेनिंग कौन दे रहा है? YouTube दे रहा है। हमें बहुत सारे क्लासेस का जो है वो पावर पॉइंट YouTube पे अवेलेबल हो जाता है, या फिर हमारे कोई ना कोई चीजें सिखा के जाते हैं। और अध्यात्म और बहुत सारी चीजें जो है हमें ये डिजिटल माध्यम से मिल रहा है। तो वो सारे गुरु है हमारे पास। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो हमारे लाइफ में हम किससे कितना ग्रहण करते हैं। क्योंकि हमारे वेदों में भी बहुत सारी चीजें दी गई थी, लेकिन हमने उसका कितना उपयोग किया। कुछ थोड़ा सा जो या नहीं थोड़ा सा वेद में दिया हुआ एक किसी गुरु ने मतलब एक शिष्य ने पूछा था गुरु को कि किसको, गुरु को कितना हमें सम्मान देना चाहिए, कौन बड़ा होता है, गुरु या भगवान? भगवान को डायरेक्टली हम मांगे या गुरु का सुने? तो उन्होंने एक कहानी बताई वैराग्य देवी की। वो जो है जब अपने घर पे थी तो एक साधु बन के आदमी आया और उसके कहा हमें जल चाहिए। और जल के लिए उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं भी लाती हूँ, और वो जल लेके आई। लेकिन वो साधु ने कहा कि अगर आपने दीक्षा नहीं ली होगी तो मैं जल ग्रहण नहीं कर सकता, तो आपको दीक्षा लेनी होगी। तो उसने कहा मुझे उसके लिए क्या करना होगा? तो उसने कहा कि मेरे साथ चलना होगा आपको, क्योंकि वहीं पे आपको दीक्षा मिलेगी। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं करूंगी। और उसने कहा कि आप सारे जेवर धन लेकर उस मेरे साथ बाजू वाले जंगल में चलना होगा। वो बेचारी विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, वो रोज विष्णु जी की पूजा करती थी और बहुत ही धार्मिक थी और रोज पूजा पाठ करती थी। तो उसने कहा कि गुरु का तो मान करना चाहिए, इसलिए वो पूरा सामान लेकर चले गई और जंगल में उसको बांध दिया उसने और सारा धन लेके भाग गया। उसको कहा कि 7 दिन तक तुम्हें यहाँ रहना होगा और तुम्हारी दीक्षा ग्रहण हो जाएगी। तो वो विष्णु जी की भक्ति और पूजा के लिए पहुंची नहीं मंदिर में। तो वहां के लोगों ने कहा कहाँ गई, उसको ढूंढते हुए शहर जंगल पहुंच गए और वहां पे जो है देखा अरे वो तो बंधी हुई है, वो छोड़ाने लगे। तो बोले नहीं मेरे गुरु ने कहा है कि अभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब 7 दिन होने के हैं। तो उसके बाद जो है उन्होंने विष्णु जी को आह्वान किया, कहा कि भाई ये देखो अभी इनको ऐसे ऐसे बोल रही है, आपको ही आके इनको छुड़ाना होगा। तो विष्णु जी आए नारद जी के साथ और कहा कि भाई चलो इनको छुड़ाते हैं। तो बोले नहीं मेरे गुरु ने कहा था कि 7 दिन बाद छुड़ाएंगे। तो ऐसा है कि फिर विष्णु जी खुद आए, नारद जी फिर वो ढूंढने गए वो आदमी को, और वो आदमी बोले कहाँ मिलेगा? तो बोले होगा कहीं ठगी कर रहा होगा, उसको लेके आ जाते हैं और उसको जो है छुड़ाने के लिए बुलाया गया। तो उसने छुड़ा दिया। तो वो लेडी ने, वैराग्य देवी ने ये कहा कि अब मैं किसके चरण छू? उस गुरु के जिसने मुझे विष्णु जी से मिलाया या विष्णु जी के? तो इस कहानी से उनको गुरु को ये कहना था कि हमें हमेशा हमारे टॉर्च बेयरर का कहना मानना चाहिए, क्योंकि जब गुरु कुछ बताते हैं या हमारे जो भले ही वो किस एक्सपीरियंस से गुजर के आ रहे
हैं, क्या हमें दे रहे हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। बट ये हालांकि प्रस्तुति जो है, ये जो जिस तरह से बताई गई कहानी है उसका पृष्ठभूमि थोड़ी अलग है, लेकिन टॉर्च बेयरर्स जो होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक कहानी बताई गई है, लेकिन दूसरा एक और जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना एक भूमिका बना के आए थे, उसमें भगवान बुद्ध की भूमिका बना के आए थे और उसमें उन्होंने कहा था सम्यक मार्ग। तो सम्यक मार्ग मतलब बैलेंस लाइफ। उसके अलावा भगवान बुद्ध ने एक और बात कही है, वो ये कि आपको हर चीज पर भरोसा करने से पहले उसको परखना होगा। सरने का पढ़ना होगा, अपने को परखना भी होगा, है ना। तो पढ़ते समय हम जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो चीज परख के ही हमें ध्यान रखनी होगी। तो मैंने ये अपने लाइफ में बहुत बार फॉलो किया, उससे बहुत सारे परेशानी भी हुई, क्योंकि खुद ही ठोकर खाती थी, परखते थे चीजों को और संभल के फिर से सीखते थे। उसके बाद जो है परखना होगा बोले तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली बात है। इसलिए रिसर्च जो है हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए। हमें जांच परख कर चीजों को पहले समझकर फिर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक दूसरी चीज है जो आपको हमेशा आपके करिकुलम में ध्यान में रखनी होगी कि जब भी आप एनाट, फिजियो, बायोकेम जितनी भी चीजें सीख रहे हो उसका उपयोग ध्यान में रखते हुए उसको आगे आप सीखते रहो। और सम्यक मार्ग की जो बात की है भगवान बुद्ध ने जो यहाँ पे बताया, उसमें बैलेंस लाइफ की आपने कई बार सुना होगा, दो नौका पे पैर रख के नहीं चला जाता। सुना है आपने? कितने लोगों को इस पे भरोसा है? इस कहावत पे कितने लोग मानते हैं? 1, 4, 5, 6 दो नौकाओं पे पैर रख के चला नहीं जा सकता। कितने लोग मानते? अच्छा, ये कहावत वहां लागू होती है जहां पानी होता है ना। अदरवाइज हमें क्या परखना चाहिए कि ये कहावत कहाँ लागू होती है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। क्योंकि अगर हमें लाइफ में कुछ करना है, जरूरी नहीं कि एक ही चीज के पीछे हम जाएंगे। भाई हमें एमबीबीएस करना है, जरूरी है, मालूम है, बट यही तो सबका लाइफ का पूरा उद्देश्य नहीं हो सकता ना। हमारा तो जो है सर्वगुण संपन्न जो हम कई बार बोलते हैं वो हमारा उद्देश्य होता है। बैलेंस करके चलना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो 2 क्या 4 नौकाओं में भी आप चल सकते हो, बट एक बार एक चीज करते हुए, है ना। तो आपको हजारी सर को ध्यान में रखते हुए मुझे हमेशा लगता है कि हॉबी को अगर जीवंत रखेंगे तो लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। जितने स्टेबल मैं उनको देखती हूँ उतना तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि हॉबी और पैशन को हमेशा जीवंत रखना चाहिए। अपने अंदर विजय नायक सर को भी देख के ऐसा ही लगता है मुझे। तो हमें जो है अपने अंदर बैलेंस मतलब कि पैसा, परिवार और क्या क्या जरूरी है अपने लाइफ में। एक हमारी बॉडी है और मन है और आत्मा है। ये चीजों को हमें हमेशा ध्यान में रखते चलना होगा। जब भी आप ये 5 साल जो सर ने कहा कि आपको ध्यान में रखना है, अपने आप को जो है वो खुशी से ये गुजारने हैं ताकि आप आगे से ध्यान रखो इसका। तो साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपना व्यक्तित्व भी उभारना है इसी समय। इसलिए आप पैसे के लिए तो अपना जॉब करियर जो है उसके बारे में सोचोगे, तो अपना एमबीबीएस अच्छे से पढ़ाई करते हुए निकालना है ये सोचोगे। दूसरा, रोज अपने घर में फोन करना है आपको। रोज आपके घर फोन करोगे, आपके परिवार के साथ रहोगे तो आज कल परसों हमेशा आपका परिवार आपके साथ रहेगा, आपके एग्जाम में, आपके करियर में, जॉब में, आपके आगे के आने वाले सभी समय में। इसलिए आप अभी एमबीबीएस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्तों को फोन करना पुराने भूल जाओ, वो भी बहुत जरूरी चीज है। तीसरा आयाम है हमारे लाइफ का, हमारे बॉडी का ध्यान रखना, हमारी हेल्थ का ध्यान रखना। क्योंकि आप अगर कमजोर हो गए, अगर आपकी बॉडी कमजोर रहेगी तो आप इनमें से कोई भी चीज एंजॉय नहीं कर पाओगे, ना पैसा एंजॉय कर पाओगे, ना परिवार को ध्यान दे पाओगे, ना किसी भी चीज को ध्यान दे पाओगे। इसलिए अपने बॉडी को, अपने इसको ध्यान रखना है। चौथा, आपका मन, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए तो मेरे लिए जो हमारे गुरुजी, हमारे दादू सर हैं, उनको हमेशा मैं एक आदर्श मानती हूँ कि कितनी भी, जैसे पवार सर ने कहा कि कितनी भी खतरनाक परिस्थिति आए पर स्टेबल कैसे रहना है, अंदर से शांत कैसे रहना है, इसका जो
एग्जाम्पल एक्सेप्टेंस, है ना? The more you accept the thing as they are, will take you to next level of stability, mental stability, है ना? तो आपको जो है हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप जो है कभी भी किसी से झगड़ा मत करो, क्योंकि डिफरेंसेस रहेंगे आपके लाइफ में, जो है वो डिफरेंसेस रहेंगे। आपकी एक जो फ्रेंड है या दूसरी फ्रेंड है जो आपके साथ रूम पे रह रहे थे, वो अलग संस्कारों से आई है, और आपके जो दूसरे दोस्त हैं, जो क्लासमेट्स हैं, वो अलग संस्कारों से आए हैं। तो आपको जो है वो एक्सेप्ट करना होगा कि इनके संस्कार अलग है, ये इस तरह से बात करते हैं, ये इस तरह से आपको इनकी तरीका है रहने का। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें एक्सेप्ट करना होगा उनकी आदतों को, और एंग्री नहीं होना है क्योंकि वो वैसे संस्कार हैं उनके। तो हमें अपना नो एंगर डे, जैसे टीचर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे डे सेलिब्रेट करते हैं, नो एंगर डे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अपन ने एक दिन को भी बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, सबको जैसे है वैसा एक्सेप्ट करेंगे। ये अगर आपने ध्यान रखा तो आपका मन जो है वो स्टेबल रहेगा, और आपकी आत्मा तब स्टेबल रहेगी जब आप। नोबेल प्राइज किसको मिलता है? नोबेल प्राइज किसे मिलता है, किस चीज के लिए मिलता है? आप लोग जब अभी तो जाने का टाइम है, पर मैं सोच रही थी कि केक खाने तक ये बातें कर रहे हैं अपन केक खाते ही अपन निकल जाएंगे। नोबेल प्राइज किसको मिलता है? जो देते हैं, जो दुनिया को कुछ देते हैं, फिजिक्स हो, आर्ट हो, या साइंस वाला फील्ड हो, या फिर कोई भी फील्ड हो, जब हम दुनिया को कुछ देते हैं तो नोबेल प्राइज मिलता है, राइट? तो देने का नाम जिंदगी है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आत्मा की ग्रोथ, आपको सेटिस्फैक्शन, आपको जो है वो शांति, आपके मन को जो है एक समाधान तभी मिलेगा जब आप किसी को दोगे। ये बात मेरे तब समझ में आई जब बहुत सारी डिग्रियां ले ली मैंने, क्यूरियोसिटी के चक्कर में, कुछ जानने के चक्कर में, MBBS, MD, LLB, LLM, MBA वगैरह सब कर लिया। फिर ध्यान में आया कि इसमें से मैं क्या इनहेरिट करने वाली हूँ, है ना? मेरे बच्चे को क्या जाएगा मेरे साथ, दुनिया को क्या मिलेगा इससे। तो ध्यान में आया कि हम हमारे जो नॉलेज है उसको जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो किसी के काम नहीं आएगा, तब तक हमें हमारे मन को शांति नहीं मिलने वाली है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं होता है। सेटिस्फैक्शन के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे पास जो है उसमें से शेयर करते जाए, लोगों को कुछ देते जाए, तो आपको जो है जो शांति मिलेगी, जो खुशी मिलेगी, उसका कोई अंत नहीं है। आई मीन उसका जो कोई दूसरा कंपैरिजन नहीं है। तो ये 5 को आपको ध्यान रखना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, रिस्क लेना है, क्योंकि रिस्क लोगे तो आपका डेवलपमेंट होगा। बस ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगता है कि मेरे अनुभवों के आधार पर मैंने ये एक्सेप्ट की, और MBBS के दौरान आप ये चीजें को ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ोगे तो आपको भी जरूर उन्नति मिलेगी। आई होप दिस वाज नॉट heavy. Thank you and gratitude to all my teachers in my childhood, here and everywhere. Thank you so much. Thank you all.